सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न, और आज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और कोर्स बी, आज हम पूरक पुस्तिका आपके जो संचयन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका पहला टॉपिक है मिथिलेश्वर जी द्वारा रचित कौन सा हरिहर काका। और पिछली क्लासों में हमने हरिहर काका और लेखक के बीच क्या संबंध था उसकी जानकारी ली। ठाकुर बारी का हरिहर काका के साथ क्या संबंध था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर ठाकुर बारी के रहने वाले लोगों का जो आचरण है वो कैसा था, और फिर समाज में किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते थे, वो किस पक्ष में थे। छोटी सी बात, गांव में किस तरह से हवा बनती है वो भी हमने पढ़ा। हरिहर काका के साथ महंत जी ने क्या दुर्व्यवहार किया उसके बारे में हमने पढ़ा, और उस दुर्व्यवहार को उनके जो भाई है वो किस तरह से उनको बचाते हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो हम पढ़ेंगे आगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने पिछली क्लास में 10 पेज तक पढ़ लिया था। कितने पेज तक पढ़ लिया था? 10 तक हम पढ़ चुके थे। यस, पेज नंबर 10 यहाँ पर हम आ चुके थे। यस, यहाँ से पढ़ना था हमें। इधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका ने तो महंत जी के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे। इसका मतलब हरिहर काका के लिए महंत जी एक भगवान के समान थे। वह महंत जी की वाणी को देववाणी समझते थे, लेकिन जब हरिहर काका ने महंत जी का घटिया रूप देखा, राक्षसी रूप देखा, तो उनके वेशभूषा और उनके व्यवहार में, उनकी आदतों में जैसे जमीन आसमान का अंतर आ गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था क्या कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें ग्रहणित यानी ग्रहण करने योग्य दुराचारी, बुरे आचरण वाला और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत देखना भी नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों के परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक यानी होता है ईमानदार, ईमानदार और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? देखो कि तुम्हारे भले के लिए ही तो यह सब किया गया है हरिहर। अरे अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उभरने के लिए एकमात्र यही रास्ता था। ये किसने कहा? महंत जी ने। फिर आगे चलें। एक और ठाकुर बारी के भीतर क्या लिए जा रहे थे साहब? जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था साहब। और तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही
पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी आ पहुंचे। देखो स्थितियां कैसी विपरीत होती है। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज लगाई, अरे दस्तक दी, घूमकर चारों ओर देखा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुर बारी को पूरा घेर लिया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय शब्द का मतलब क्या है? बहुत बड़ी। ठाकुर बारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में कैसे रहे? असमर्थ रहे, यानी उसको घेर नहीं सके। फिर भी जितना संभव हो सका उसी रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना जैसे बंदूक, इधर से डंडे जो भी उनके हाथ में थे बिल्कुल तैनात हो जाते हैं और मोर्चा संभाल सुबह की क्या करने लगे? प्रतीक्षा करने लगे। फिर आगे चलें। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुंचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे। कैसे? जैसे उनके साथ उनके गांव के लोग आए थे तो क्या किया था? उन्होंने रोड़े फेंकना, पत्थर फेंकना और यहाँ तक कि फायरिंग भी की। एक का पैर भी टूट गया, लेकिन वो क्या समझ रहे थे कि वापस वही घटना दोहराएंगे, जैसे उधर से बंदूकें चलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत क्या है? रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, यानी रूबरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुर बारी के अंदर से एक रोड़ा शब्द का मतलब समझते हो ना? मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला नहीं आया। शायद पुलिस आते ही उन्हें देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। क्या कह रहे थे? कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, आप चारों ओर से घेर लिए गए हो, ऐसी आवाजें दे रहे थे। वही पुलिस वर्ग की ओर से भी हवाई फायरिंग यानी आसमान में गोलियां चली, लेकिन ठाकुर बारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पता ही नहीं चल रहा कि है भी सही या नहीं है। फिर क्या हुआ? सुबह हुई साहब, भोर का समय हुआ। सुबह तड़के यानी भोर के समय एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बारी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र कितनी रही होगी? 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, अरे डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता। कौन? वो 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति। क्या कहता? कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट का सहारा भी लेकर बात उगलवाते हैं। लेकिन क्या थी? उस साधु की वय उम्र अधिक देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया यानी ज़्यादा दबाव नहीं डालना पड़ा और उसे छोड़ना पड़ा। आगे चलो। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में साहब
पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे कि हर जगह ढूंढो, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। लेकिन न तो ठाकुर बारी के नीचे के कमरे में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवान ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला, कोई नहीं मिला। फिर आगे चलो। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य में गिर गए। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। क्या समझ रहे थे कि देखना अभी कैसे पुलिस महंत को पकड़ेंगे, फिर पुजारी को पकड़ेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, हरिहर को छोड़ेंगे और हमारे सारे गांव में प्रशंसा होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। न तो साधु संत जेल गए और न ही हरिहर काका उनके घर गए। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे, देखो तलाशी ली गई साहब। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी यानी कुंदियां बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर क्या लटका हुआ था? बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी यानी की चाबी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया क्या कि साहब मेरे पास नहीं है। फिर आगे चलो। जब उससे पूछा गया क्या पुलिस वालों ने कि इस कमरे में क्या है भाई, तब उसने जवाब दिया कि अनाज है साहब। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने क्या किया? धक्का मारा, धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। सावधान क्यों हो गए? हो सकता है कि उसमें अपराधी हो, उसमें महंत हो, इधर से पुजारी हो या उनके कोई सेवक हो, या ये भी हो सकता है कि हरिहर हो। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया साहब। स्थिति देखो आप, कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। खून खोलने का मतलब अत्यंत क्रोधित हो गए। कौन? भाई। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य कोई नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वह जीते जी उन्हें कभी नहीं छोड़ते, यानी उनको मार देते या उनकी अच्छी खासी पिटाई करते। आगे चलो। हरिहर काका के साथ देखो बेटे, हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए थे उन्होंने। किसने? महंत ने, पुजारी ने, सेवक ने। उनके मुंह में कपड़ा टूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को पहले तो क्या किया? बंधन मुक्त यानी उसके हाथों की रस्सियां खोली, मुंह में जो कपड़ा टूस रखा था उसको खोला, निकाला, मुंह से कपड़ा निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत,
पुजारी साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। अरे उसके बयान हुए, उसमें जितने भी काली करतूतें थी वो सारी उसने बताई कि वह साधु नहीं है साहब, अरे वह महंत साधु नहीं है, वह डाकू है, हत्यारे हैं, कसाई है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्हें कई सादे लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। ये सारी बातें किसने कही? हरिहर काका ने। किससे? पुलिस वालों से। आगे चलें। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज किए। बयान दर्ज करने का मतलब समझते हो? जिसके भी साथ कोई वारदात होती है तो उससे पूछताछ होती है कि आपके साथ कैसे हुई, आपको किस पर शक है, डाउट है, तो उनको बयान कहते हैं। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति क्या नफरत, घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा। किसने? हरिहर काका ने, जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। आगे चलें। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उधर से तो कट हो गए, सारी चीज़ें पता चल गई कि वास्तविकता क्या है। अब आ गए भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। लेकिन परिवर्तन देखो, लेकिन इस बार उन्हें दालान पर नहीं, बाहर वाली बैठक में नहीं सुलाया, घर के अंदर रखा गया था। कैसे? किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर। कोई वस्तु होती है उसको अंदर के कमरे में, फिर अंदर के कमरे से अंदर के कमरे में अलमारी होती है, अलमारी में बहुत सारी अलमारियां, उसके अंदर छुपा कर, इस तरह से उनको सजोकर छिपा कर रखा था। अरे उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी सूरमा यानी पहलवान, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकले तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस, यानी काका ऐसे निकले जैसे तो कोई मंत्री बड़े अधिकारी आते हैं ना, इधर बॉडीगार्ड, इधर बॉडीगार्ड, और उनके हाथ में हथियार, इस तरह से 4 हथियार लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी कि आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। फिर आगे चलें। इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य देख लीजिए। अब इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। कैसे बदल गया? कि एक से एक खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। अरे गांव के बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। कैसे? एक सामाजिक प्रवृत्ति का, एक धार्मिक प्रवृत्ति, जिससे हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इसी नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी कि आगे क्या होगा, कौन जीतेगा, अरे मरेगा कौन, जिएगा कौन, ये जमीन किसकी होगी, ऐसी प्रतिक्रियाएं आपस में होने लगी थी। और अब हरिहर काका देखो, मैं आपको इस पूरे टॉपिक की सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पंक्ति बता रहा हूं, इस पाठ का निष्कर्ष और आपके जीवन की सबसे अनमोल पंक्ति। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे भोले किसान की अपेक्षा क्या बन गए? चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं है।
अरे बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है, हरिहर को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर बारी पर के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी क्या है? लोभी है, लालची है, कुकर्मी है। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम की आराम से रहना चाहते हैं। अपने ग्रहणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को इन्होंने क्या किया है? माध्यम बनाया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन ये तय कर लिया क्या कि अब महंत को वे अपने पास फटकने नहीं देंगे। दृढ़ निश्चय देखो आप, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अन्यथा क्या कि जिस तरह से दूध में मक्खी गिर जाती है तो मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, उसी तरह वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। अरे लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, और बुढ़ापे का दुख बीता नहीं बीता। ये समझ किसके अंदर आ गई साहब? ये समझ आ गई है हरिहर काका के अंदर। यानी जिंदगी का संपूर्ण रहस्य वह समझ चुके हैं। ये बात समझ में आ गई। फिर उदाहरण देखिए आप, आगे चलें। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे। देखो आप, फिर घटना देखो आप, और वातावरण कुछ दूसरा तैयार हो रहा था। सोच तो क्या रहे थे और वातावरण क्या बना हुआ था? ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे साहब, क्या कि विधिवत कि नियम, समाज के नियम ऐसे हैं, पूर्वजों ने इस तरह के नियम बना रखे हैं कि विधिवत नियम के अनुसार अपनी जायदाद अपने भाई भतीजों के नाम लिख दे। अरे वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत क्या है? गिद्ध दृष्टि यानी बुरी नजर उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष यही एकमात्र रास्ता था। ये किसने समझा दिया? रिश्तेदारों ने, कि भाई देख हरिहर, तुम्हारे साथ क्या हुआ? बुरा बर्ताव हुआ, हम भी नहीं चाहते। तुम अपने हो, हमारे मन के हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब हम सारे रिश्तेदार, सारे परिवार मिलकर के तुमसे कहना चाहते हैं कि महंत वापस तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करे। उसके पहले क्या करो, तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी 15 बीघा खेत अपने भाइयों को दे दो। लेकिन देखो साहब, ब्रह्म ज्ञान तो मिल चुका है हरिहर को। क्या? सुबह सा दोपहर शाम रात गए यही चर्चा साहब। और इधर हरिहर काका साफ नकार जाते। क्या कहते कि मेरे बाद तो मेरी जायदाद इसी परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। कौन कहता है? ये हरिहर काका। भाई अब समझाते समझाते हार गए साहब। भाई भी क्या हुए? समझा रहे हैं, हार गए।
तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। लेकिन हरिहर काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुई। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने भी वही रूप धारण कर लिया। कौन सा? जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते थे और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे क्या कि सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। आगे चलो। अगर पहले वाली बात होती साहब, बेटे फिर वापस मैं कहता हूं, जिंदगी की सबसे अनमोल पंक्ति जिसको आपको सीखने की जरूरत है, क्या कि अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर डर जाते। बेटे अनमोल पंक्ति को मैं अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जायदाद लिखकर किसकी तरह? रमेश्वर कौन है? एक विधवा है, जीवन अच्छा चल रहा था, उसने भी अपने सगे संबंधी को अपनी ज़मीन लिख दी। जब तक ज़मीन नहीं लिखी तब तक सेवा होती रही। ज़मीन लिखने के बाद तो कुत्ते से भी बेहतर उनकी क्या कर दी? हालत कर दी। तो वह रमेशर की विधवा की तरह नहीं जीना चाहते। क्यों? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते। इसका मतलब अज्ञान, जब व्यक्ति कुछ नहीं जानता तो उसको मृत्यु के माध्यम से डराया धमकाया जाता है, उसको लूटा जाता है। अरे उसको और गलत तरीके से उसको अज्ञानता का रूप दिखा करके उसको ठगा जाता है। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि मरता आदमी एक ही बार है, चाहे मार दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छाप हमेशा के लिए परिवार पे पड़ जाएगी। तो ये बात किसको याद है? हरिहर काका को। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि जीते जी मैं अपने नाम नहीं करूँगा, इनके नाम नहीं करूँगा। तो अब वो मरने से भी नहीं डरते कि मुझे लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह से जिंदगी घुट-घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर सम्मान किया, लेकिन बुढ़ापे में 2 जून का खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर क्या सिहरने का मतलब है कांप जाते। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते। अब आगे चलें। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए साहब और गरजते हुए बोले, क्या मैं अकेला हूं? तुम सब इतने हो। ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक यानी थोड़े भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंसकर लिखो या फिर चाहे रोकर।
तो आज हम इसको यहीं पर इसका समापन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 15 से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।